तो हेलो दोस्तों, वाइट पेपर स्टडी चैनल आपका स्वागत करता है। हमने देखा है कि हाल ही के दिनों में आने वाला कंडक्टर एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें जो आईटी टूल्स है, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों तक शेयर करें जो कंडक्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वह भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और एक बात दोस्तों, अभी इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज हम सभी आईटी टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जीपीएस की। जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, विश्व स्तरीय व्यवस्था। जीपीएस एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट है सिस्टम है दोस्तों। जीपीएस का जो विकास होता है वो अमेरिका के रक्षा विभाग ने किया था। सबसे पहले सैटेलाइट नेविगेशन ट्रांजिट सिस्टम का प्रयोग अमेरिकी नौसेना ने 1960 में किया था। शुरुआत में जीपीएस दोस्तों सेना में प्रयोग होता था और बाद में ये आम जनता में भी यूज़ होने लगा। 27 अप्रैल 1995 में जीपीएस पूरी तरह से नागरिकों के लिए काम करना शुरू किया था। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं जीपीएस के दोस्तों, यूज़र सेगमेंट, सैटेलाइट सेगमेंट और कंट्रोल सेगमेंट। और बात करें दोस्तों जीपीएस की, जो अमेरिका का सैटेलाइट है वो है जीपीएस और यूरोपीय संघ का जो सैटेलाइट है वो हमारा गैलीलियो। बात करें रूस सैटेलाइट की, रूसी सैटेलाइट जो हमारा ग्लोनास है। चीन के सैटेलाइट की बात करें तो वो हमारा बेइडोउ। बात करें हम अपने इंडिया का जो हमारा नाविक है, ये एक स्वायत्त क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। जीपीएस एक उपग्रह प्रणाली पर आधारित होता है। जीपीएस के निर्माण का श्रेय जो हम अमेरिका को जाता है। जीपीएस का निर्माण यूएसए के रक्षा विभाग ने 1970 में किया था। जीपीएस के द्वारा ही अमेरिका ने जो है ओसामा बिन लादेन के अलकायदा तंत्र को तहस नहस कर दिया था। 1991 में अमेरिका ने खाड़ी युद्ध को जीता, जिसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहते हैं, और उस डेजर्ट का नाम था बेरेन मरुस्थल। 17 जून 1995 में दोस्तों बेरेन मरुस्थल में जीपीएस यूज़ होता आ रहा है। जीपीएस 30 उपग्रहों के नेटवर्क से बना है। ये कृत्रिम उपग्रह 6 अलग अलग कक्षा ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं। 24 घंटे में ये 2 बार अर्थ के चक्कर लगाते हैं। बात करें एक उपग्रह का वजन जो है 1 टन है और ऊंचाई 5 मीटर विद स्टार सोलर पैनल के साथ जो इसकी ऊंचाई 5 मीटर है। इन उपग्रहों का जो अक्ष होता है वो हमारा 55 डिग्री उत्तर और दक्षिण होता है। इस 55 डिग्री का मतलब पृथ्वी से हम किसी भी समय कहीं से भी डाटा प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी के किसी भी कोने में आप है, इसका मतलब आपके ऊपर 6 उपग्रह हर वक्त है। ये उपग्रह पृथ्वी के धरातल से 20,000 किलोमीटर ऊपर व्यवस्थित ढंग से स्थापित किए गए हैं। उपग्रहों का रखरखाव और सुरक्षा जो है हमारा यूएसए की रक्षा विभाग करता है। पृथ्वी के किसी भी भाग को पूरा कवर करने के लिए न्यूनतम 4 सैटेलाइट का होना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, पेपर में प्रश्न उठ सकता है कि पृथ्वी के किसी भी भाग को कवर करने के लिए न्यूनतम कितने सैटेलाइट का होना ज़रूरी है, तो उत्तर होगा हमारा 4 सैटेलाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। जीपीएस वास्तव में 24 सैटेलाइट का एक तारक पुंज होता है जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे रखता है। 3D का मतलब होता है कि अक्षांश, देशांतर और ऊंचाई। जीपीएस एक उपग्रहीय दिशा निर्देश प्रणाली है। वर्तमान में जीपीएस 3 प्रमुख तंत्रों से मिलकर बना है, स्पेस सेगमेंट, यूजर सेगमेंट एंड कंट्रोल सेगमेंट। ये बात हमने पहले भी की है। बात करें जीपीएस रिसीवर बेहतर गणना के लिए 4 सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है। पेपर में प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि जीपीएस की बेहतर गणना के लिए कितने सैटेलाइट का होना बहुत ज़रूरी है, तो वह है हमारे 4 सैटेलाइट। जीपीएस का प्रयोग सेना में निगरानी के लिए काफ़ी समय से प्रयोग किया जा रहा है। जीपीएस की जो शुरुआत हुई दोस्तों, वो स्पुतनिक काल में डॉपलर इफेक्ट के साथ हुई, जब साइंटिस्ट सैटेलाइट के ट्रैक के साथ अपने रेडियो सिग्नल में ट्रैक करने में सक्षम थे। इसे ही डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। 1978 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस
DoD ने टाइमिंग एंड रैंकिंग सैटेलाइट के साथ अपना पहला नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया। 24 उपग्रह सिस्टम 1993 में पूरी तरह चालू हुआ था। GPS सर्विस के 2 लेवल होते हैं दोस्तों, SPS और PPS। SPS का मतलब है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज और PPS का मतलब है प्रिसाइसिस पोजीशनिंग सिस्टम। PPS का इस्तेमाल दोस्तों US आर्म्ड फोर्स, USA फेडरल एजेंसी, सेलेक्ट आर्म्ड फोर्स और गवर्नमेंट करती है। PPS का इस्तेमाल एक हिसाब से बोल सकते हैं कि जो भी सरकारी संस्था है सिर्फ वही कर सकती है, और जो आर्मी है अमेरिका की सिर्फ वही कर सकती है। बात करें SPS की, तो SPS जो विश्वव्यापी स्तर पर उपलब्ध है, मतलब आम जनता जो है SPS यूज़ करती है। बात करें दोस्तों GPS का आधारभूत ढांचा या खंड। GPS का आधारभूत ढांचा या खंड 3 प्रकार के होते हैं। अंतरिक्ष खंड, GPS उपग्रह स्पेस सेगमेंट, धरातल नियंत्रण खंड, ग्राउंड कंट्रोल सेगमेंट, आल्सो नोन एज मॉनिटर सेगमेंट, मान लीजिए कंप्यूटर। उपयोगकर्ता खंड, GPS रिसीवर, यूजर सेगमेंट, ये वो 3 ही है, 3 कंपोनेंट से, स्पेस सेगमेंट, यूजर सेगमेंट एंड कंट्रोल सेगमेंट। GPS लोड ट्रैकर, GPS लोड ट्रैकर, एकदम सही जानकारी के लिए हम जो है GPS लोड ट्रैकर का यूज़ करते हैं। बात करें GPS ट्रैकिंग, 3 प्रकार की होती है। GPS ट्रैकिंग जो हमारी 3 प्रकार की होती है, हॉट स्टार्ट, वार्म स्टार्ट एंड कोल्ड स्टार्ट। GPS सैटेलाइट में एटॉमिक क्लॉक का उपयोग होता है। ये घड़ी 1 सेकंड के 10 करोड़ हिस्से को कैलकुलेट करने की क्षमता रखती है। तो हमारा प्रश्न ये भी हो सकता है कि GPS सैटेलाइट में कौन सी क्लॉक लगी हुई होती है, तो वो हमारा एटॉमिक क्लॉक, जो 1 सेकंड के 10 करोड़ हिस्से को कैलकुलेट करने की क्षमता रखती है। GPS द्वारा सिग्नल को 2 तरह से यूज़ होता है, 2 तरह से GPS सिग्नल का यूज़ होता है। एक तो हमारा सिविल यूज़ SPS जो आम जनता के लिए होता है, एक हमारा रिस्ट्रिक्टेड पोजीशनिंग सर्विस जो सैन्य और सरकारी कामकाज के लिए होता है, RPS। भारत का पहला स्वदेशी GPS सैटेलाइट सिस्टम जो IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसमें अमेरिका के 24 उपग्रहों के स्थान पर 7 उपग्रहों से भारत को कवर किया गया है। एक हिसाब से ये कह सकते हैं हम कि भारत को जो है 7 उपग्रहों से कवर किया गया हुआ है। बात करें अब ट्राइलिरेशन विधि और त्रिभुजीकरण विधि। ट्राइलिरेशन विधि जो हमारी, इसके द्वारा जो है दूरियों को मापा जाता है। ट्राइलिरेशन विधि द्वारा जो हम दूरियों को मापते हैं और त्रिभुजीकरण विधि से जो है कोणों को मापा जाता है। बात करें GPS सिस्टम, डॉपलर इफेक्ट के नियम का प्रयोग करता है। तो पेपर में प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि GPS सिस्टम जो है किस नियम का प्रयोग करता है, तो वो होगा हमारा डॉपलर इफेक्ट के नियम का प्रयोग करता है। प्रत्येक सैटेलाइट में 1 कंप्यूटर, 1 एटॉमिक क्लॉक और 1 रेडियो से सुसज्जित होता है। सरल भाषा में ये कह सकते हैं हम कि जो हमारा एक सैटेलाइट होगा उसमें हमारा एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ होगा, एक एटॉमिक क्लॉक जुड़ी हुई होगा और एक रेडियो जुड़ा हुआ होगा। उपग्रहों से प्राप्त परिणाम, अब हम ये कह सकते हैं कि सैटेलाइट उपग्रहों से जो हमें परिणाम मिलते वो हमें अक्षांश, देशांतर और ऊंचाई के रूप में मिलते हैं। अब हम कहीं भी खड़े हुए होंगे किसी भी कोने में, तो वहाँ की हमें जो है अक्षांश, देशांतर पता लग जाएगा कि हम किस कोने में खड़े हो, वहाँ का अक्षांश और वहाँ के देशांतर हमें पता लग जाएगा, और हमारे से ऊंचाई कितनी है इस चीज़ का पता हमें उपग्रहों से ही पता लगता है। IRNSS 1G भारत का 7वां और आखिरी सैटेलाइट, जिसे 28 अप्रैल 2016 को 12:50 पर श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। भारत की GPS को नाविक NAVIC से जाना जाता है। नाविक मतलब नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन। IRNSS की 7 सैटेलाइट भारत को कवर करती है और साथ ही 1500 किलोमीटर के दायरे को भी कवर करती है। पेपर में ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि भारत की कितनी सैटेलाइट भारत को कवर करती है, तो वो होगी 7 सैटेलाइट।
साथ ही 1500 किलोमीटर के दायरे को भी कवर करती है। मतलब ये है कि अब एज्यूम करें भारत का मैप जो होगा, भारत का मैप 7 सैटेलाइट हमारे भारत के ऊपर होगी और वो 1500 किलोमीटर के दायरे को भी कवर करेगी। मतलब ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत जो बॉर्डर है, बॉर्डर से आगे कोई जो है ये 1500 किलोमीटर तक जो है देख सकते हैं। वैसे ही भारत चीन के बॉर्डर से जो है चीन की तरफ को जो है 1500 किलोमीटर तक देख सकती है भारत की सैटेलाइट। पूरी धरती को कवर करने के लिए 25 से 30 सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि पूरी पृथ्वी में अगर हमने पूरी पृथ्वी को देखना है तो कहाँ पर क्या है, तो उसके लिए हमें 25 से 30 सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ती है। पेपर में ये भी ज़रूरी हो सकता है कि पूरी धरती को कवर करने के लिए कितने सैटेलाइट का होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों ई टिकटिंग HRTC के बारे में। जुलाई 2007 में ई टेंडरिंग प्रणाली अपनाई। ये दोस्तों शॉर्ट नोट्स है, पॉइंट टू पॉइंट, इनमें हमें कोई घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं है। तो जुलाई 2007 में ई टेंडरिंग प्रणाली अपनाई। HP फर्स्ट स्टेट ऑफ ई टेंडरिंग अडॉप्ट। मतलब ये दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश पहली ऐसा राज्य है जिसने ई टेंडरिंग अडॉप्ट की। मतलब कि मशीन कागज़लेस बोल सकते हैं, पेपरलेस तरीके से ई टेंडरिंग प्रणाली जो है हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले शुरू की। बात करें ई समाधान की तो कोई भी प्रॉब्लम या रिपोर्ट हम ई समाधान पर कर सकते हैं। AC बसेस की ऑनलाइन बुकिंग जो है जून 2007 में शुरू हुई थी। 3700 से अधिक ई टिकटिंग मशीन हमारे पास अभी तैनात है HRTC में। 4 डिवीज़न है HRTC के, शिमला, मंडी, धर्मशाला और हमीरपुर। और 7 ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो हमारे जसूर, मंडी, तारा देवी, हमीरपुर, चंबा, सरकाघाट, कुल्लू में है। और 3 टायर प्रिजर्व प्लांट है जो मंडी, परमाणु और जसूर में है। अगर किसी ड्राइवर ने शराब पी रखी है तो उसका पता जो हम ब्रीथ एनालाइज़र द्वारा लगाया जाता है। बसेस की जो बुकिंग होती है, ऑनलाइन बुकिंग जो हम 2 मंथ पहले कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन 2 मंथ पहले कर सकते हैं। 5 साल तक के बच्चे को HRTC में फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। 5 से 12 साल के बच्चों को हाफ किराया लगता है और AC बसेस में जो है फुल किराया लगता है। ऑनलाइन बुकिंग जब हम करते हैं तो उसका हमें 1.5% जो है एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। अगर हम बाई चांस जाना जो है कैंसिल हो गया तो हमें जो है किराया क्रोया वापस कुछ नहीं मिलता। अब दोस्तों HRTC रोहतांग मनाली के लिए इलेक्ट्रिक बसें हमने देखी है। बसों का संचालन के लिए जो है जब रोहतांग और मनाली के बीच इलेक्ट्रॉनिक बस चली तो 4 नवंबर 2018 को सराहनीय पहल पुरस्कार से जो है इसे सम्मानित किया गया। HRTC को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जो है ये अवार्ड दिया गया था नागपुर में। भारत बस पुरस्कार 7 जुलाई 2018 को इलेक्ट्रिक बसेस को दिया गया था जो मनाली से रोहतांग तक चली थी। पर्यावरण प्रथम में उत्कृष्टता सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ट्रॉफी मॉर्थ 2004-05 में विद 1.25 लाख कैश प्राइज के साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक बसेस को दिया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों वेलफेयर स्कीम ऑफ HRTC। वेलफेयर स्कीम ऑफ HRTC दोस्तों 3 है, स्मार्ट कार्ड स्कीम, ग्रीन कार्ड स्कीम और सम्मान कार्ड स्कीम। अब जो पहला कार्ड है स्मार्ट कार्ड दोस्तों, इस कार्ड के ज़रिए जो हमें 10% की छूट मिलती है और इसकी वैधता जो है 2 साल तक रहती है। ये मात्र 50 रुपये में हमारे जो हमारे पास का जो बस अड्डा है वहाँ पर हमें जो है आसानी से 50 रुपये में मिल जाता है। जो हमारे तीनों कार्ड है वो हमारे 50 रुपये में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं ग्रीन कार्ड के बारे में। ग्रीन कार्ड की स्कीम
ये कार्ड 50 किलोमीटर के दायरे तक ही सीमित होता है और 25% की छूट हमें किराए में मिलती है और 2 वर्ष तक की इसकी वैधता होती है। बात करें सम्मान कार्ड स्कीम की, तो सम्मान कार्ड ओनली फॉर वरिष्ठ नागरिकों के लिए। जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, जो 60 से ऊपर होते हैं, उनके लिए होती है। एसी और सुपर बसेस को छोड़कर सभी बसों में जो है 30% तक छूट हमें इन्हें मिलती है। इसकी वैधता सिर्फ जो है 1 साल तक होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, HRTC इस्टेब्लिश कब हुआ था। HRTC इस्टेब्लिश 2 अक्टूबर 1974 को हुआ था। जुलाई 1949 में यात्री और माल सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं दोस्तों, यात्री और माल सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये जुलाई 1949 में किया गया था। तो सबसे पहले जो है मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है 1958 में संयुक्त रूप से हिमाचल और पंजाब ने ये चलाई थी। बाद में जो इसके बाद जो इसका मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को बदलकर HRTC बना दिया गया 2 अक्टूबर 1974 को। संयुक्त रूप से मंडी और कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को जो है 1958 में संयुक्त रूप से हिमाचल और पंजाब ने बनाया था और बाद में इसे 2 अक्टूबर 1974 को जो है HRTC बनाया गया हिमाचल सरकार द्वारा। टोटल HRTC डिपोट 27 है दोस्तों। इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, देखना आप कि टोटल HRTC डिपो कितने हैं। डिवीज़न जो है 4 है। बात करें व्हीकल की, तो ये हमारे 3105 बस 53 अटैच्ड, अभी तो नए वाहन भी आ रहे हैं। बात करें रूट की, तो रूट इसमें 2573 रूट्स है। 1994 में दोस्तों कंप्यूटराइज हो गया HRTC। तो प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि HRTC जो है कब कंप्यूटराइज किया गया, तो वो हमारा 1994 में है। अब बात करते हैं दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, कि मोटर व्हीकल एक्ट उल्लंघन करने पर कौन सी धारा हमारे लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस के लिए क्या क्या नियम है, अब हम बात करते हैं उनकी। बात करें सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की, तो MV एक्ट जो है पहले 1914 में बना था। मोटर व्हीकल एक्ट जो है सबसे पहले 1914 में बना था, बाद में इसको रिपील्ड किया गया MV एक्ट 1934 को फिर से रिपील्ड कर दिया गया MV एक्ट 1988 जो वर्तमान में चल रहा है। तो इसमें दोस्तों अमेंडमेंट, आज तक जितनी भी अमेंडमेंट हुई वो हमारी 5 बार हुई है। मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट जो है सबसे पहले 1994 में हुई, सेकंड जो है 2000 में हो गई, तीसरी जो हमारी 2001 में, चौथी हमारी 2005 में हुई, पांचवी जो हमारी 2019 में हुई। बात करें MV एक्ट अमेंडमेंट 2019 की, जो हमारी लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ये लागू हुई थी हमारी 1 सितंबर 2019 को। मोटर व्हीकल 98 टोटल चैप्टर जो इसमें दोस्तों 14 है और टोटल सेक्शन इसमें 217A है और टोटल शेड्यूल जो है 2 है। वर्तमान में जो है एक जो है बंद कर दिया गया, एक जो है चल रहा है और उसका नाम है मैंडेटरी ट्रैफिक साइन। MV एक्ट जो है हमारा लागू हुआ था 1 जुलाई 1989 को, बना था ये हमारा 14 अक्टूबर 1988 को और लागू हुआ 1 जुलाई 1988 को। तो दोस्तों प्रश्न ये भी हो सकता है कि MV एक्ट जो है कब लागू हुआ था, तो ये 1 जुलाई 1988 को हुआ था। अगर बात करें 1988 MV एक्ट की, तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जो है हमारा कंसोलिडेट, समयांकन और अमेंडमेंट संशोधन करना। 1988 एक्ट का उद्देश्य जो हमारा यही है, कंसोलिडेट करना और अमेंड करना, मतलब समयांकन करना और संशोधन करना। लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट जब पे हो जाती है तब गाड़ी ओनर के नाम होती है, तब तक नहीं। कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, किस्तों पर हम कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, वो तब तक हमारे नाम नहीं होती जब तक जो हम उसकी जो है सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हैं। तब तक हमारे साथ एक एग्रीमेंट होता है जिसे हायर परचेज एग्रीमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब तक हम सारी पेमेंट किस्त नहीं देते तब तक हमारी गाड़ी हमारे नाम नहीं होती, वो हमारे एक टेम्परेली हमारे नाम होती है, जो हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत ऐसा होता है। तो एक केस हुआ था इसके ऊपर, केस HDFC बैंक और बैंक लिमिटेड वर्सेस कुमारी रेशमा था, जिसमें ऑनर
इसमें कहा था कि जिसके पास गाड़ी का पोजीशन रहेगा, बहुत हमारा हायर परचेज एग्रीमेंट ये कहता था कि ऑनर के पास जो है सिर्फ गाड़ी का पोजीशन रहेगा। ट्रैफिक साइन डिफाइन जो हमारे 2 सब सेक्शन 45 में है दोस्तों। मैंडेटरी ट्रैफिक साइन जो हमारे शेड्यूल 1 में है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल सेक्शन 247 में आते दोस्तों। 2019 अमेंडमेंट के द्वारा सेक्शन 2B को जोड़ा गया है। ये शॉर्ट नोट्स है दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट। अब बात करते ई कार्ट एंड ई रिक्शा की। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जो हमने देखे हैं, मतलब 4000 वॉट की पावर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 3 व्हील, उनमें सिर्फ 3 व्हील ही होने चाहिए। प्रमोशन ऑफ इनोवेशन 2B सेक्शन 1 2B में ये दर्शाया गया है। 2019 अमेंडमेंट द्वारा ये जोड़ा गया है, प्रमोशन ऑफ इनोवेशन। बात करें चैप्टर 2 DL का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस सेक्शन 3 टू सेक्शन 12 के बीच में ये सेक्शन 3 केस स्टेट ऑफ संजीव नंदा 2012, अमेरिका का लाइसेंस इंडिया में चलेगा या नहीं चलेगा। सेक्शन 3 में ये बात कह गई है कि किसी और मतलब बाहर के देशों का लाइसेंस जो है इंडिया में चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसका उत्तर है दोस्तों नहीं चलेगा। पेपर में ऐसा प्रश्न हो सकता है कि हमारा इंडिया का जो लाइसेंस है वो हमारा अमेरिका में चल सकता है, रूस में चल सकता है या चाइना में चल सकता है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ के जो नियम है वो अलग होंगे, भारत के नियम जो है अलग होते हैं। सेक्शन 4 एज लिमिट। सेक्शन 4 में जो हमारा एज लिमिट को दर्शाया गया है, अगर हम 16 साल के हैं तो 16 साल की उम्र में सिर्फ हम 50 सीसी गाड़ियाँ पब्लिक प्लेस में चला सकते हैं। अगर हम 18 साल के हैं तो हम पब्लिक प्लेस में ड्राइव नहीं कर सकते हैं। और ये हमारे लिए मैंडेटरी है कि 18 साल की आयु हमें पूरी करना है। 20 जब हम 20 वर्ष के होते हैं तो तब हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला सकते हैं। सेक्शन 6 जो हमारा सेक्शन 18 और सेक्शन 139 के तहत ही आता है। सेंटर द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, मतलब केंद्र सरकार द्वारा ही हमें लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है और अपना लाइसेंस औरों को हम नहीं दे सकते, ये हमारा सेक्शन 6 कहता है। सेक्शन 8 लर्नर लाइसेंस जो होता है, लर्नर लाइसेंस जो हमें सेक्शन 8 देता है, सेक्शन 4 को ध्यान में रखते हुए। और सेक्शन 4 हमें कहता था कि हमारी जो ये 16, 18, 20 की उम्र हमारी होनी चाहिए। बात करें और सेक्शन 8 का 3 पार्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है हमारा को सेक्शन 8 के द्वारा। बात करें सेक्शन 9 ग्रांट ऑयल के बारे में, सेम एज सेक्शन 8 की तरह ही है। सेक्शन 9(5) अगर गाड़ी चलानी नहीं, अगर हम मान लीजिए किसी गाड़ी का जो हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर गाड़ी चलानी नहीं आई, हमने कहीं और ही लगा दी गाड़ी, तो इसमें जो होता है ऐसा कि 7 दिनों तक जो हमें फिर से टाइम दिया जाता है कि फिर से आइए और फिर से ट्रायल दीजिए। तो 7 डे के बाद फिर आया और फिर नहीं हुआ। 3 टाइम तक जो हमें, मतलब 7 दिन के बाद फिर हमें 7 दिन दिए जाएंगे, उसके बाद फिर से 3 बार चलेगा। अगर तब तक हमें नहीं आती है तो उसके बाद जो हमें 60 दिनों बाद जो बुलाया जाता है और फिर से ऐसा किया जाता है। फिर सेक्शन 9 का 8 सब सेक्शन 8 अपील्ड कितने दिन में कर सकते हैं, तो वो हम 30 डेज में कर सकते हैं। बात करें सेक्शन 10 की, फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट ऑफ ड्राइव। जो फॉर्म होते हैं और डॉक्यूमेंट होते हैं, ये केंद्र सरकार निर्धारित करती है कि फॉर्म में क्या करना है क्या नहीं करना है। बात करें सेक्शन 11 की, तो इसके तहत DL ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर कोई भी स्टेटमेंट ऐड करा सकते हैं। मान लीजिए आप किसी हाथ से अपंग है, आपके पास पाँव नहीं है, आपको स्टीयरिंग ब्रेक जो हम आपके हाथ के पास चाहिए, तो सेक्शन 11 के तहत जो हम अपने DL ड्राइविंग लाइसेंस में ये ऐड करा सकते हैं। सेक्शन 12 की बात करें तो सेक्शन 12 के तहत जो वह संस्थान आता है जहाँ हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, वह इसमें आता है। सेक्शन 13 DL पूरे भारत में अलाउ होगा। सेक्शन 13 ये कहता है कि हमारा जो
ड्राइविंग लाइसेंस है वो हमारे पूरे भारत में अलाउ होता है। सेक्शन 14 की बात करें, लर्नर लाइसेंस 6 मंथ के लिए इफ़ेक्टिव रहता है। पेपर में ऐसा हो सकता है कि आपका लर्नर लाइसेंस कितने मंथ तक लागू होता है, तो ये हमारा 6 मंथ के लिए ही इफ़ेक्टिव में रहता है। बात करें ट्रांसपोर्ट व्हीकल और डीएल की, तो ये 5 साल तक ही प्रभावित रहता है। मतलब 5 साल तक हमारा डीएल ड्राइविंग लाइसेंस तो इफ़ेक्टिव रहेगा और उसके बाद जो हमारा हमें रीन्यू करना पड़ेगा। अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल में हजार्डस सामान ले जा रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है 3 साल तक ही वैध रहेगा। बात करते हैं, अगर आप कोई गाड़ी है उसमें कोई केमिकल चीज़ ले जा रहे हैं जिसकी क्षतिग्रस्त होने पर हानि हो सकती है, तो इस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस जो है सिर्फ 3 साल तक ही वैलिड रहता है। ये हमारे 2019 अमेंडमेंट को देखकर किया गया है ऐड। बात करें सेक्शन 15 की, तो रीन्यू डीएल, ये वही बात होगी कि 5 साल तक जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस इफेक्टिव रहेगा और जब रीन्यू कराना तो सेक्शन 15 के तहत जो हम इसे रीन्यू करवाएंगे। अगर रीन्यू ड्राइविंग लाइसेंस लेट हो जाता है तो एक्स्ट्रा चार्ज हमें देना पड़ता है। वह चार्ज कितना है ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करती है। बात करें चैप्टर 12 क्लेम ट्रिब्यूनल दावा अधिकरण, इसमें कुछ ऐसे चैप्टर भी है दोस्तों जो हमारे उतने इम्पोर्टेंट नहीं है और कुछ चैप्टर ऐसे जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है क्लेम ट्रिब्यूनल दावा अधिकरण की। दावा अधिकरण का मतलब मान लीजिए आप अपनी गाड़ी को कहीं से गिर जाती है, कहीं से प्राकृतिक आपदा के कारण जो हमारी गाड़ी डैमेज हो जाती है, तो दावा अधिकरण का मतलब है कि हम दावा कर सकते हैं कि हमें इस गाड़ी का क्लेम चाहिए। तो मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का केस, MACT से आसान भाषा में MACT कहा जाता है। MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का केस है। हम ऐसा कह सकते हैं कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का केस है। सेक्शन इसके चैप्टर 12 के तहत जो हमारा सेक्शन 165 आता है जिसमें क्लेम ट्रिब्यूनल की बात कही गई है, जिसे किसी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है, क्यूजी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है, मतलब कि समरी प्रक्रिया इसमें चलती है। MACT मतलब क्लेम ट्रिब्यूनल। इसका गठन जो स्टेट गवर्नमेंट करती है। क्लेम ट्रिब्यूनल का मेंबर बनने के लिए सदस्य की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो वो हमारा जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट का जज हो सकता है, क्वालिफाइड जज, मान लीजिए सेवा नहीं दे रहा लेकिन वो क्वालिफाइड है जज के लिए, वो क्लेम ट्रिब्यूनल का सदस्य होते हैं। बात करें सेक्शन 166 की, तो एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन, मतलब ऐसा कि अब हम क्लेम किया है तो एप्लीकेशन जो हमारा कौन देगा वहाँ। अब जो ड्राइवर होगा जिसको इंजरी आई है सिर्फ वह दे सकता है, जो गाड़ी का ऑनर है वह दे सकता है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, मान लीजिए कोई घर के हैं बड़े हैं वो दे सकते हैं, और जो एजेंट है, गाड़ी का जो एजेंट है सिर्फ वही दे सकता है। कंपनसेशन के लिए जो है 6 मंथ में अप्लाई करना होता है, नहीं तो ये ख़त्म हो जाता है। बात करें सेक्शन 169 पावर ऑफ क्लेम ट्रिब्यूनल, CI के पास जो है सिविल कोर्ट की पावर भी होती है, मतलब क्लेम CI ने सिटी के पास जो है सिविल कोर्ट की पावर भी होती है। क्लेम ट्रिब्यूनल के पास जो है सिविल कोर्ट की पावर भी होती है। ये हमारा सेक्शन 169 कहता है पावर ऑफ क्लेम ट्रिब्यूनल। सेक्शन 173 की बात करें तो अपील्स, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं हम, अगर नहीं मिले तो 90 डेज़ में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अमाउंट हमें पहले पे करना होता है 25,000 या 50% से कम। और हाई कोर्ट में हमारे वह केस जाते हैं जो सिर्फ जिनका मामला जो है हमारा 1 लाख से ऊपर हो। अगर बात करें 999 की, मतलब कि 1 रुपये भी कम है, तो हाई कोर्ट में मामला दर्ज नहीं होता है। बात करें सेक्शन 176 की, तो 165 to 174 तक जितने भी सेक्शन है राज्य सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति इनमें होती है। 165 मतलब कि चैप्टर 12 कह सकते हैं। चैप्टर 12 की जो जितने भी सेक्शन हैं उनके नियम बनाने की जो शक्ति होती है वो हमारी राज्य सरकार के पास होती है। बात करें सेक्शन 31 की, तो CL देने की योग्यता, कंडक्टर लाइसेंस देने की योग्यता जो हमारे 18 वर्ष से कम को नहीं दिया जाता। कंडक्टर लाइसेंस जो हमारा 18 वर्ष से कम को नहीं दिया जाता है, सेक्शन
31 ये कहता है। बात करें सेक्शन 32 की तो CL रद्द, जब आदमी बीमार या विकलांगता हो तो सेक्शन 32 के तहत उसका कंडक्टर लाइसेंस जो है हमारा रद्द किया जाता है। MB एक्ट, ये तो वही बात हुई दोस्तों, MB एक्ट 1988 टोटल चैप्टर इसमें 14 है, सेक्शन 2 है, 217B है, शेड्यूल 2 है और अब 1 है। शॉर्ट टाइटल का है तो दोस्तों इसका शॉर्ट टाइटल है द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। अगर इसके लॉन्ग टाइटल की बात करें तो लॉन्ग टाइटल जो इसका एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल, मतलब कि कंसोलिडेट एंड अमेंड करना, इसका लॉन्ग टाइटल है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो इसको चलाती है, एक्ट नंबर 59। चैप्टर 1, तो दोस्तों यहाँ पर हम कई बार ऐसा भी होता है कि चैप्टर 1 किससे रिलेटेड है, ऐसा आ सकता है। चैप्टर 1 में कितने सेक्शन आते हैं, इस तरह से भी हो सकता है। तो चैप्टर 1 जो हमारा प्रिलिमिनरी है, जिसमें सेक्शन 1 to 2B तक सेक्शन आते हैं। बात करें चैप्टर 2 जो हमारा लाइसेंस ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल है, जो सेक्शन 3 to 28 तक आते हैं। चैप्टर 3 जो हमारा लाइसेंस ऑफ कंडक्टर स्टेज कैरियज से रिलेटेड है, जिसमें सेक्शन 29 to 38 तक आते हैं। बात करें चैप्टर 4 की, तो चैप्टर 4 जो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल है, जो सेक्शन 39 to 65 तक आते हैं। चैप्टर 5 की बात करें तो चैप्टर 5 हमारा कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल आता है, जिसमें सेक्शन 66 to 96 तक आता है। चैप्टर 6-7 हमारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 8 की बात करें कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक, तो ये हमारा सेक्शन 112 से 138 के बीच आते हैं। चैप्टर 9 की बात करें तो मोटर व्हीकल टेम्परेरली विजिट एंड लिविंग इंडिया, सेक्शन 139। सेक्शन 139 जो है ये कहता है दोस्तों, ये कहना भूल गया था शायद, अगर हमने भारत से माल जो है नेपाल ले जाना है तो, या नेपाल से भारत लाना है, तो हमारे लिए जो लाइसेंस बनता है वो थोड़ा अलग बनता है, जो हमारा केंद्र सरकार देती है। तो ये हमारा सेक्शन 139 के तहत होता है। चैप्टर 12 जो है क्लेम ट्रिब्यूनल का है, जो सेक्शन 165 to 176 है। और चैप्टर 13 हमारा अपराध दंड या पेनल्टी के लिए सेक्शन 177 या 210D तक है। अपराध दंड और पेनल्टी, मतलब ड्राइवर कोई शराब पी के गाड़ी चलाता है, कंडक्टर कोई किराए में कुछ बढ़ोतरी या घटोतरी करता है, तो सेक्शन 117 से 210 तक जो है ये कार्यवाही कर सकते हैं। चैप्टर 14 जो हमारे समरी है, जो सेक्शन 2011 से सेक्शन 217A तक चलती है। अब बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट एड किट के बारे में। फर्स्ट एड किट, अब हमने गाड़ी में, हर गाड़ी में देखी कि फर्स्ट एड किट का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इमरजेंसी हमें कहीं भी पड़ सकती है। फर्स्ट एड किट जो हमारे फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट एड किट में दोस्तों हमारे पास बैंडेड होना चाहिए, पट्टी होनी चाहिए, पेन रिलीफ स्प्रे, मूव होना चाहिए, कई बार हमारी चोटें जो है लग जाती है। थर्मामीटर होना चाहिए, किसी को बुखार चढ़ जाता हो तो कितना बुखार है उसको देखने के लिए हमें थर्मामीटर होना चाहिए। डिटॉल होना चाहिए हमारे पास, किसी को लग जाती है तो डिटॉल से धोने के लिए एंटीसेप्टिक लिक्विड हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास बिटाडीन होनी चाहिए, जब हम कोई लग जाता है तो साफ करके जो हमें इसे बिटाडीन लगानी चाहिए, ताकि फंगीसाइड या वायरस से बचाव हो सके। कॉटन हमारे पास होना चाहिए। पैरासीटामोल होनी चाहिए हमारे पास, किसी को बुखार चढ़ता है, कई बार सफ़र बड़ा लंबा होता है तो इसमें किसी को सर दर्द चढ़ सकती है, तो हमारे पास पैरासीटामोल होनी चाहिए बुखार या माइनर पेन के लिए, ये ज़रूरी होती है। फिर पेन किलर हमारे किट में होनी चाहिए। सीजर कैंची होनी चाहिए, कई बार कुछ इमरजेंसी पड़ जाए तो कुछ काटना पड़ता है कपड़े तो सीजर भी हमारे पास होना चाहिए। एंटी एलर्जिक लोशन हमारे पास होना चाहिए, मान लीजिए किसी को एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए हमारे पास एंटी एलर्जिक लोशन होना चाहिए। कोई मच्छर मक्खी छोटे मोटे कीड़े काट लेते तो तब हमारे पास ये होना चाहिए। बात करें एस्पिरिन दोस्तों हार्ट पेशेंट के लिए होती है, ब्लड को थिन करने के लिए, पेन के लिए भी ये दी जाती है। जब तक हम दवाइयों का पता ना हो तब तक हमें इन्हें नहीं देना चाहिए, हमें सही दवाइयों का पता होना चाहिए, तभी हमें
इन्हें दे सकते हैं। ऐसे इनका यूज़ करना जो है हमारे लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। एंटी-बर्न क्रीम होना चाहिए। मान लीजिए जल जाता है कोई आदमी, तो जलने पर जो एंटी-बर्न क्रीम का यूज़ किया जाता है। एंटासिड का यूज़, किसी को एसिडिटी हो जाती है तो उसको कम करने के लिए हम एंटासिड देते हैं। ORS, मान लीजिए किसी को रिहाइड्रेशन होती है तो ORS का यूज़ किया जाता है। डिस्प्रिन जो है फास्ट रिलीफ, सर दर्द कम करने के लिए जल्दी से दिया जाता है। बात करें ग्लूकोज डी, थक गया या चक्कर आता है किसी को तो ग्लूकोज डी का हमारे किट में होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करें फिटकरी की, तो छोटी मोटी ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम जो है फिटकरी का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो हमारे फर्स्ट एड किट में होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं CPR, जो हमने फर्स्ट एड में सीखा ही था। जिन्होंने भी कंडक्टर लाइसेंस बनाया तो वहाँ पर डॉक्टर ने सिखाया होगा कि इमरजेंसी CPR जो हम कैसे देते हैं। इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कंडक्टर के नाते। तो किसी की जान बच जाए तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि इमरजेंसी का पता नहीं होता कब क्या घट जाए। CPR का जो फुल फॉर्म हमारा कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है। इसे बेसिक लाइफ सपोर्ट से भी जाना जाता है। ये एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है दोस्तों, जो व्यक्ति की ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिया जाता है। अगर व्यक्ति कॉन्शियस हो तो CPR की ज़रूरत दोस्तों नहीं पड़ती है। अगर व्यक्ति अनकॉन्शियस है तो CPR की ज़रूरत पड़ती है। अगर व्यक्ति अनकॉन्शियस है मान लेते हैं, उसकी पल्स रेट, सबसे पहले जो उसकी पल्स रेट को देखना हमने 5 to 10 सेकंड गले से, जहाँ जहाँ हमें नस से जो चलती दिखाई देती है वहाँ से हमें 5 to 10 सेकंड में देखने की चल रही है नहीं। अगर पल्स प्रेजेंट है तो CPR नहीं देना है। अगर पल्स एब्सेंट है तो हमें CPR जो है जल्दी से जल्दी देना है। बात करें फ्रैक्चर मैनेजमेंट और BP। आदमी का BP जो हमारा 120 और 80 के बीच होना चाहिए। BP इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर, ब्लड की जो नलिकाएं होती है उनकी दीवारों पर पड़ने वाला प्रेशर जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने पर जो है हाई BP कहते हैं, और ज़रूरत से कम होने पर जो है लो BP हाइपरटेंशन कहते हैं। – 140 और 90 से कम होता है तो इससे ज़्यादा हो जाए तो हाइपर BP होता है। BP की आराम की स्थिति में मापा जाता है। मान लीजिए आप दौड़ कर एकदम से दौड़ कर आपकी सांस जो है फूलती जा रही है, मतलब फूलते फूलते आप आ रहे हैं और उस वक्त BP कराते तो ये BP जो है सही मेजर नहीं होता। हमें जो है शांत अवस्था में जो है BP की स्थिति को मापा जाता है। रिस्क फैक्टर, 40 से 50 की उम्र में BP की शिकायतें होती है आमतौर पर, जिनको डायबिटीज़, थायराइड, स्मोकिंग, मोटापा, एक जगह बैठे रहना, खान पान, पैक्ड फूड, इन सब को जो है BP की शिकायत जो 40 से 50 की उम्र में होती है। पल्स रेट को कैसे मापें? हार्ट रेट में एक बीट उत्पन्न होती है और हार्ट रेट एक के बाद हृदय का धड़कना, 1 मिनट में हृदय कितना धड़कता है उसे हम पल्स रेट कहते हैं। अडल्ट में जो है ये दोस्तों 72 रेट जो है पर मिनट होता है, 72 रेट पर मिनट। 60 मिनट ब्रेडिकार्डिया में, 90 to 100 मिनट ट्रैकिकार्डिया में होता है। पल्स रेट चेक जो हम हाथ में करते हैं। अब बात करते हैं उंगली से पल्स रेट मापने का जो यंत्र होता है, उंगली पर कई बार जो हमारे उंगली पर जो है कि यंत्र सा लगा होता है, उससे जो है पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। नेक में जो हमारी एक पल्स होती है उसका नाम जो है कैरोटिड पल्स होता है। मैन में जो हार्ट बीट होती है वो हमारे 70 से 72 के बीच में होती है। बात करें फीमेल की तो फीमेल में जो है 78 से 82 बार होती है। BP चेक की जो मशीन होती है उसे स्फेग्नोमीटर कहते हैं। 30 से 2 नॉर्मल जो है पंप करना या सांस देना जो है 30 से 2 होता है। CPR की इस हाथ वाली विधि, जब हम CPR देते हैं तो हाथ से देते हैं, उस विधि को हम हैंड्स ओनली कहते हैं। जो हमें CPR देना 15 से 2 हम 30 से 2 हम नॉर्मल इंसान में और चाइल्ड में जो है 15 से 2 में देते हैं। नवजात शिशु को जो है CPR नहीं दिया जाता है। अप्रॉक्स 1 मंथ के बच्चों को तक ये CPR नहीं दिया जाता है। बच्चों के स्टर्नम पर CPR दिया जाता है। CPR के 3 टाइप होते हैं CAB, कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। सबसे पहले जो कंप्रेस दबाया जाता है, फिर मुंह से सांस भरी जाती है, फिर ब्रीदिंग किया जाता है।
3 टाइप ऑफ CPR होते हैं। तो टाइप ऑफ पल्स को हम कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं? टेम्पोरल लेफ्ट इन द हेड के साथ हमारी टेम्पोरल होती है। कैरोटिड हमारी नेक में होती है। फिर फीमोरल हमारी ग्रोइन में होती है। रेडियल हमारी रिस्ट में होती है, मतलब हाथ में होती है। तो ये हमारी कुछ ऐसी पल्स है जहाँ से हम चेक कर सकते हैं। मेन तो हम नेक, गले से या हाथ से ही चेक करते हैं जल्दबाजी के लिए। कई बार किसी की नस ही नहीं मिलती है किसी और जगह, तो ये चेक करना जो मुश्किल हो जाता है। रेस्पिरेटरी रेट जो 12 to 16 BPM होना चाहिए और चाइल्ड में जो है 22 से 34 BPM होना चाहिए। BP मापने पारे के mm, पुरुष में BP 127 से 79 mmHg होना चाहिए और फीमेल में 122-77 होना चाहिए। रेस्पिरेटरी मशीन जो है स्पायरोमीटर कहते हैं उसको, रेस्पिरेटरी मशीन को स्पायरोमीटर कहते हैं। चाइल्ड में बच्चा हुआ तरल पदार्थ के कारण जो है श्वसन दर ज़्यादा होता है। अब जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसमें तरल पदार्थ जो है बहुत होता है, तो उसकी वजह से श्वसन दर ज़्यादा होता है। कभी भी आप दिल की धड़कन के पास जो है बच्चों के हाथ लगाना, तो वो देखना जल्दी जल्दी धड़कती है, तो वो हमारा तरल पदार्थ के कारण होता है जो उनके अंदर बचा हुआ होता है। चाइल्ड में स्पेस कम होने के कारण भी श्वसन दर ज़्यादा होता है। न्यूबॉर्न बेबी हार्ट रेट जो है 120 से 160 पर मिनट होती है। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स के बारे में, जिसमें आता है हमारा एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, एट्रोपाइन, डिक्लोफिनेक, NS, RL, DNS, NS मतलब नॉर्मल सेलाइन, RL रिंगर लैक्टेट, DNS हमारा डेक्सट्रोज NS। जब तक हम दोस्तों इन चीज़ों का लाइफ सेविंग ड्रग्स का पता ना हो तो ये हमें ऐसे ही नहीं देने चाहिए। इनका हमें सही अनुमान ज्ञात होना चाहिए कि इन्हें कैसे देना है, तब तक इनका यूज़ नहीं हमें करना चाहिए। बात करें दोस्तों एड्रेनालिन की, तो ये एक हार्मोन है और दवा के रूप में भी होता है। एपिनेफ्रॉन से भी इसे जाना जाता है। इंजेक्शन फॉर्म, नेज़ल फॉर्म में भी इसे दिया जाता है। एक एनर्जिक दवा है, वैक्सोन से भी दिया जाता है। इसका उपयोग जो एलर्जी के लिए दवा एलर्जी को कम करने के लिए, दवा के कारण गले में सूजन, मुंह सूजना, जहरीले कीड़े ने काटा, तब इसे दिया जाता है। सेप्टिक शॉक BPL लो अचानक, इससे BPL जब लो हो जाता है अचानक से, तो इसे नॉर्मल लाने के लिए भी ये दवा दी जाती है। कार्डिक अरेस्ट, हार्ट कार्य करना बंद करे तब इमरजेंसी में जो हमें CPR से अगर कुछ नहीं हो रहा है तो तब ये इंजेक्शन दिया जाता है। जब तक हमें इससे पूरी जानकारी ना हो तब तक हम इसका यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। एडल्ट में जो है 0.5 ml लगाया जाता है और चाइल्ड में 0.3 mg ये लगाया जाता है एड्रेनालिन। और जो ये टांगों पर, ये इंजेक्शन जो टांगों में थाई में लगाया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर एक और लगाया जाता है। अगर एक से नहीं हो रहा है कुछ तो एक और लगाया जाता है। फिर टाइप ऑफ इंजरी, बात करें इंजरी की तो सिंपल इंजरी होती है प्रेशर बैंडेज, कटा हुआ खून को रोकना, ज़्यादा खून बहने की स्थिति को प्रेशर बैंडेज दिया जाता है। और एब्रेशन, रगड़, हमारी इंजरी जो कई प्रकार की हो सकती है। थोड़े से रगड़ सकते हैं, थोड़े से कट हो सकते हैं, 1-2 लेयर कट सकते हैं, ज़्यादा भी कट सकते हैं। तो इंजरी जो बहुत प्रकार की हो सकती है। बात करते हैं एट्रोपाइन की। एट्रोपाइन इसे नेचुरल और सिंथेटिक रूप से बनाया जाता है। पौधे से प्राप्त किससे होता है? बेलेडोना से प्राप्त होता है हमारा एट्रोपिन। इसका यूज जो है हार्ट, स्टमक, ग्लैंड और स्मूथ मसल से, इन सब से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हार्ट रेट को 60 से कम होने, जैसे ही हार्ट रेट जो 60 से कम होती है तो इसे नॉर्मल लाने के लिए जो हमें एट्रोपाइन का यूज़ करते हैं।
अगर किसी ने पॉइजन जहर पी लिया हो तो तब भी इसका यूज़ होता है। अस्थमा, आँखों से संबंधित बीमारियों, हार्ट रिदम से बिगड़ना, अडल्ट बनने में के लिए ये यूज़ नहीं होता। अस्थमा, आँखों से संबंधित बीमारियों, हार्ट रिदम से बीमार आदमी को ये नहीं दिया जाता है। बात करें दोस्तों डिक्लोफिनेक की, तो डिक्लोफिनेक हमारा पेन किलर के रूप में दिया जाता है, हड्डियों के दर्द के लिए दिया जाता है। डिक्लोफिनेक एक हमारे पास एक नाम लिक्विड के टाइप में भी होता है, जिसे जो है अगर कहीं पर भी मोचाई हो या आदमी थक जैसा गया हो, हड्डी में दर्द हो रही, तो डिक्लोफिनेक का उस पर मसल यूज़ करके जो है सुबह तक आराम हो जाता है रात को लगा के। एक पेन किलर है जो हड्डियों के दर्द के लिए दिया जाता है। बात करें दोस्तों RL की, तो RL जो है नमक और ग्लूकोज का मिश्रण होता है। पानी और इसका यूज जो पानी और नमक की कमी के लिए जो इसका यूज़ दिया जाता है। मान लीजिए किसी को दस्त लगी है तो तब हम RL का यूज़ करते हैं। RL में हमारा सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम और कैल्शियम होता है। लैक्टेट, शुगर खाने की तरह, लैक्टेट का मतलब शुगर खाने की तरह। DNS की बात करें दोस्तों तो DNS एक तरह की ग्लूकोज है, जो डेक्सट्रोज, सोडियम क्लोराइड इसमें होते हैं ग्लूकोज डी की तरह। जब जिसको डिहाइड्रेशन होती है, जो खाना नहीं खाते, तो हम DNS देते हैं। बात करें NS की, तो ये सोडियम क्लोराइड नमक का पानी का मिश्रण, पानी की कमी होने पर जो खून में मिलाया जाता है। और NS जो मान लीजिए हमें किसी जख्म लगा, कट लगा, तो वहाँ पर ये लगाया जाता है और ताकि टांके लगाने में आसानी हो। तो ये दोस्तों वीडियो थी जो हमारे IT टूल्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो जाती है कंडक्टर के लिए। तो अभी मेरी एक वीडियो और आएगी दोस्तों, इसके ऊपर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उन भाइयों से शेयर करें जो हमारे कंडक्टर की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।